नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश का भारत में आगमन। इसके अंतर्गत बाबर और हुमायूं को देखेंगे जो मुगल वंश की स्थापना भारत में करेंगे। ये बाबर द्वारा स्थापित क्षेत्र है, ये देख सकते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। ऐतिहासिक काल में हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। इससे पहले प्राचीन भारत को पढ़ा था। मध्यकालीन भारत में भारत पर विदेशी आक्रमण देख चुके हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत देख चुके हैं। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे मुगल वंश का भारत में आगमन। मुगल वंश के संस्थापकों को देखेंगे। ये आप देख सकते हैं बाबर द्वारा स्थापित ये क्षेत्र बाबर का था। ये मुगल वंश की स्थापना करता है भारत में। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुगल वंश का भारत में मुगल वंश का भारत आगमन। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद मुगल वंश की नींव भारत में पड़ जाती है। इसके अंतर्गत हम मुगल वंश के दो राजाओं को पढ़ेंगे, बाबर और हुमायूं। इनको आज हम मुगल वंश के आगमन के में भारत के आगमन के रूप में देखेंगे। पहला राजा हमारा होता है बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की राजधानी आंदीजान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा एक तुर्क जो तैमूर के वंशज थे। बाबर की माता कुतलक निगार खानम एक मंगोल जो चंगेज खां की वंशज थी। जो बाबर की माता थी कुतलक निगार खानम, वो मंगोल के वंशज थी। मुगल खुद को तैमूर का वंशज कहलवाने पर गर्व करते थे क्योंकि 1398 में इसने दिल्ली पर कब्जा किया था। जो तैमूर था ना, उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। मुगल खुद को चागताई कहलाते थे। बाबर 1494 में ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में फरगना का उत्तराधिकारी बना। बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1494 में यह फरगना का उत्तराधिकारी बनता है। मंगोलों की एक शाखा उज्बेकों ने इस पर आक्रमण कर फरगना पर कब्जा कर लिया। जो मंगोलों की एक शाखा होती है उज्बेक, वो इस पर हमला करते हैं और फरगना इससे छीन लेते हैं। अनेक वर्ष भटकने के बाद 1504 में काबुल पर यह कब्जा करने में सफल हो जाता है। काफी समय तक ये लगभग भटकता रहता है, 10 वर्ष तक। उसके बाद काबुल पर कब्जा करने में सफल होता है। चलिए अब आगे बाबर के सैन्य संघर्ष अब इसमें हम देखेंगे। बाबर के द्वारा सैन्य अभियानों को देखेंगे। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया परंतु असफल रहा और बाद में फरगना से भी हाथ धोना पड़ा। जो फरगना का ये उत्तराधिकारी था ना, तो फरगना से भी इसे हाथ धोना पड़ा समरकंद के चक्कर में। 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता परंतु 100 दिन बाद पुनः हाथ से चला गया। 1497 में समरकंद को जीतता है लेकिन वो भी हाथ से फिर चला जाता है। 1501 में पुनः समरकंद जीता, फिर 8 महीने बाद इसे छोड़ना पड़ा। 1501 में पुनः जीतता है पर 8 महीने ही रह पाता है, फिर इसे समरकंद छोड़ना पड़ता है। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी को जीता। हमने पीछे देखा था ना, 1504 में काबुल और गजनी पर यह कब्जा जमा लेता है। 1507 ईस्वी में काबुल गजनी को जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की इसने। 1511 ईस्वी में एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण किया और 1512 में पुनः इसे खो बैठता है क्योंकि ये समरकंद पर कब्जा तो करने में सफल होता है बीच बीच में, लेकिन फिर वहां पे इसे छोड़ना पड़ता है। पश्चिम में असफलताओं को देखकर बाबर पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ा। जब इसने देखा कि पश्चिम की तरफ समरकंद की तरफ ये लगातार आक्रमण कर रहा है, पैसा भी जा रहा है और कब्जा करने के बाद फिर छूट जाता है, तो इससे इसे हानि काफी ज्यादा हो रही थी। तो इसने देखा इधर असफलता मिल रही है, चलो पूर्व भारत की ओर अपना हाथ आजमाते हैं। 1519 में बाजौर और भेरा भारतीय सीमा क्षेत्र को जीता। इसमें बाबर ने यूसुफजाई कबीले पर अधिकार किया था। जो यूसुफजाई कबीला था वहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र था वहां पर कब्जा करने में सफल होता है। 1519 में ही पेशावर को भी जीता। 1519 में ये पेशावर को जीतता है। उसके बाद
1520 में पंजाब के सियालकोट पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया और बाजौर और भेरा क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार हो गया। अभी जो बाजौर और भेरा क्षेत्र था उसमें यूसुफ जाई कबीले पर केवल अधिकार किया था, लेकिन 1520 में क्या करता है, पंजाब से सियालकोट, जो इस टाइम पाकिस्तान में है सियालकोट, उस पर कब्जा कर लेता है और साथ साथ में बाजौर और भेरा जो क्षेत्र है उस पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। 1524 में लाहौर और लगभग पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेता है। 1524 में यह लाहौर पर कब्जा करता है, उसके बाद लगभग पूरा पंजाब इसके हाथ आ जाता है। इस तरीके से ये भारत पे 4 इसके आक्रमण हो चुके हैं। अब अगले पानीपत का युद्ध होगा, वो 5वां आक्रमण होगा। ये भारत पे इससे पहले 4 आक्रमण कर चुका है। चलिए अब आगे और पानीपत का प्रथम युद्ध, यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। हमने पीछे देखा था ना, 4 आक्रमण पहले ही बाबर कर चुका था, अब ये 5वां आक्रमण है। बाबर को भारत आकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिया था। ये राणा सांगा की बहुत बड़ी भूमिका इसमें थी बाबर को बुलाने में। वो राणा सांगा ये सोचते थे कि बाबर आएगा और युद्ध यहाँ से लूटेगा और वापस चला जाएगा, उसके बाद हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। ये राणा सांगा की नीति थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में मारकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। बाबर की सेना में 15,000 सैनिक, 24 तोपें थीं। तोपों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां के द्वारा किया गया। ये इसके 2 तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। इब्राहिम लोदी की सेना 80,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। इब्राहिम लोदी की सेना जरूर बड़ी थी, लेकिन उसके पास जो उसके खुद के लोग थे वो दूसरों दुश्मनों से मिले थे और उसी के कारण उसकी हार होती है। बाबर के इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया और तोपों के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। लोग कहते हैं कि जयचंद ने गद्दारी की थी, जयचंद ने गद्दारी नहीं की थी। जयचंद से बड़े तो गद्दार ये थे राणा सांगा, जिन्होंने मुगल को भारत में आगमन का न्योता दिया था। अगला है तुगलमा, जो पद्धति होती है अर्धचंद्राकार घेर कर युद्ध करना। अर्धचंद्राकार जो होता है उसमें घेर कर तुगलमा पद्धति यही कहलाती, चारों तरफ से घेर के युद्ध करना, अर्धचंद्राकार व्यूह बनाना। पानीपत की विजय के उपलक्ष्य में काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसके बाद उसे कलंदर की उपाधि मिली। जब पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो काबुल में ये चांदी के सिक्के, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बंटवाता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। ये बाबर के तोप का नमूना है। बाबर के तोप इस तरीके से थे कुछ। चलिए अब अगला युद्ध राणा सांगा का देखते हैं। अगला है खानवा का युद्ध। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। जो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था ना, अब उन्हीं के मध्य और राणा सांगा के मध्य होगा। राणा सांगा का मानना था अन्य विदेशी लुटेरों की भांति बाबर भी लूट कर चला जाएगा और राणा सांगा खुद दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। ये राणा सांगा सोच रहे थे कि जैसे और विदेशी गोरी गजनबी आए थे, लूट कर चले गए थे, तो ये भी ऐसे चला जाएगा लूट कर और हम बाद में दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। परंतु बाबर की भारत की समृद्धि देखकर नीयत बदल गई और उसने यहाँ पर राज्य करने का निर्णय लिया। राणा सांगा ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। जब बाबर ने यहाँ की समृद्धि दौलत देखी तो वो चकित रह गया, क्योंकि वो रेगिस्तान का रहने वाला था, भारत में समृद्धि थी हर चीज की, तो उसे यहाँ पर अच्छा लगा। तो उसने सोचा यहाँ पर कुछ समय रुका जाए, लेकिन राणा सांगा ने कहा कि जो तुमने वादा किया था यहाँ से चले जाओगे तो जाओ, लेकिन वो नहीं बाबर जाए। तो इसी में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है खानवा का। खानवा आगरा के समीप एक स्थान है। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और सैनिकों के मदिरा पीने पर रोक लगाई। इसके बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सैनिकों पर लगने वाला तगमा नामक कर खत्म कर देता है। जो तगमा कर सैनिकों पर लगता है उसको खत्म कर देता है, मदिरा पर रोक लगा देता है और युद्ध में जिहाद का नारा देता है। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का सहयोग हसन खां मेवाती और महमूद लोदी ने किया था। जो महमूद लोदी था ना अफगान, वो इसकी मदद करता है राणा सांगा की। राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश भी कहा जाता है।
बाबर द्वारा राणा सांगा को हराकर गाजी की उपाधि धारण की गई। गाजी हमने पीछे पढ़ा था ना, गाजी जो सेना पर गैर मुस्लिमों का अंत करने वाला होता है उसे गाजी कहते हैं, पीछे देखा था। वही गाजी की उपाधि बाबर धारण करता है। यह इस युद्ध को जीतकर बाबर का इरादा पक्का हो गया और भारत में अब वह स्थायी रूप से रहेगा। उसने सोच लिया अब यहाँ पे शासन व्यवस्था बनानी होगी, नियम कानून बनाने होंगे और अब मुझे यहीं पर रहना होगा और यहाँ पर राज्य करना होगा। इसके बाद अब अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध। सन 1528 में यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर के पुत्र हुमायूं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस युद्ध में हुमायूं होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर एक व्यापारिक राजनीतिक केंद्र था, व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था ये। इस युद्ध में शेर शाह सूरी एक सैनिक के रूप में बाबर की ओर से लड़ा था। बाबर ने शेर शाह को देखकर हुमायूं से कहा था इसके मस्तक पर राष्ट्रीय चिन्ह है और आंखों में महत्वाकांक्षा है दिखती है, इससे बचकर रहना। अपने पुत्र हुमायूं से कहा था बाबर ने कि इससे बचकर रहना, इसके मस्तक पर राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी आंखों में महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं, इसलिए इससे सावधान रहना। बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर उसकी दो पुत्रियों को हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। जब बाबर चंदेरी के युद्ध में जीत जाता है मेदिनी राय को हराकर, तो उसकी दो पुत्रियां होती हैं, उनको एक को हुमायूं को दे देता है और एक को कामरान को दे देता है भेंट में। अगला है घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था और बाबर के मध्य हुआ। यह घटना पटना बिहार के पास में हुई थी। जो युद्ध हुआ था यह जो घाघरा का युद्ध होता है वो पटना बिहार के आसपास के क्षेत्र पे होता है। महमूद लोदी है ये अभी अपने आप को दिल्ली का वास्तविक मतलब सुल्तान मानता है, लेकिन बाबर वहां पर बैठा होता है तो इसीलिए ये बराबर नई नई योजनाएं बनाकर युद्ध करता है। इस युद्ध में बाबर विजयी तो हुआ पर अफगानों का पूर्णतः अंत नहीं हुआ, जो आगे चलकर हुमायूं की हार का कारण बना। जो बाबर ने इस युद्ध को जीत तो लिया लेकिन अफगानों का पूर्णतः अंत ना करा और ना ही उन पर कोई रोक लगाई, जिसके कारण अब वो आगे चलकर हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेंगे। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर को आगरा में तथा बाद में तुजुके बाबरी में वर्णित जगह के अनुसार काबुल में दफनाया गया। जो तुजुके बाबरी बाबर की रचना होती है ना, उसमें उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी मरने के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए, तो वहीं पर उसे दफनाया जाता है बाद में। बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की माता द्वारा जहर देना बताया गया है। ये हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है उसमें इस तरीके का वर्णन मिलता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी जो मारा था ना बाबर ने, उसकी माता थी, उन्होंने जहर दे दिया था बाबर को, जिससे बाबर की मौत हो जाती है। चलिए अब आगे बाबर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। हमने देखा था ना, जो बाबर का 5वां आक्रमण भारत पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल में शाहरुख नामक चांदी के सिक्के बंटवाए थे। जो काबुल में सिक्के बंटवाता है उसका नाम शाहरुख होता है। चेरी भारत में बाबर लाया और इसे कश्मीर में लगवाया। जो चेरी आती है ना वर्तमान में, वो चेरी बाबर ही भारत में लाया था और इसे कश्मीर में लगवाया। हुमायूं ने आगरा ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ग्वालियर के राजा से कोहिनूर हीरा उपहार में लेकर बाबर को भेंट किया था। ये कोहिनूर हीरा वही है जो वारंगल के युद्ध में हमने देखा था पीछे कि वारंगल युद्ध में कोहिनूर का हीरा मिला था। आप कमेंट में बताइए कि हमने किस वीडियो में ये देखा था वारंगल का युद्ध, जरूर बताइएगा। हुमायूं जो था वो जो हीरा लेता है ग्वालियर के राजा से और अब बाबर को भेंट कर देता है। अब ये मुगलों के पास पहुंच जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम से लिखी है। बाबर ने मसवनी मुबैयान में तुर्की गीतों का एक संग्रह भी लिखा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के एक अधिकारी अब्दुल बाकी ने करवाया। जो अब्दुल बाकी होता है वही बाबरी मस्जिद जो इस टाइम चर्चा में रहा है बराबर, वही बाबरी मस्जिद है जहां पर अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। तो वही बाबरी मस्जिद ही है जो अब्दुल बाकी ने बनवाई थी।
बाबर की कुल 5 संतानें थी। हुमायूं, इसका जो लड़का था इसकी माता का नाम महाम बेगम था। अगला बेटा इसका कामरान होता है, इसकी माता का नाम गुलरुख बेगम होता है। अगला इसका बेटा होता है अस्करी, इसके माता का नाम गुलरुख बेगम। अगला है हिंदाल, इसकी माता का नाम दिलदार बेगम। और अगला यह है गुलबदन बेगम, ये बेटी होती है, इसकी माता का नाम दिलदार बेगम होता है। हुमायूं अकेला होता है, बाकी और जो होते हैं वो 2-2 भाई बहन होते हैं। चलिए अब अगला राजा हम हुमायूं को अगला राजा हमारा हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा होता है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का पूरा नाम नासिर अल-दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं भी कहा जाता है। बदख्शा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर के युद्धों में भाग लिया था। ये बदख्शा का सूबेदार था, जब बाबर ने युद्ध किए थे उसी में बदख्शा के सूबेदार के रूप में भूमिका निभाता है। हुमायूं के उत्तराधिकारी बाबर ने अपने जीते ही जी बना दिया था, जो हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जब बाबर जिंदा ही था। बाबर की वसीयत के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य को 5 भागों में बांटा। जो बाबर ने वसीयत की थी कि कोई भी भाई लड़ेगा नहीं, और बाबर जो होता है अपनी वसीयत करता है, उसी के अनुसार हुमायूं सारे राज्य को बांट देता है। हुमायूं स्वयं दिल्ली का क्षेत्र ले लेता है, कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र देता है, अस्करी को संभल का, हिंदाल को मेवात अलवर का क्षेत्र देता है, और सुलेमान मिर्जा, ये इसका सगा भाई नहीं होता, चचेरा भाई होता है, उसे भी ये बदख्शा दे देता है। अब पूरे दिल्ली सल्तनत में और पूरे मुगल काल में, बल्कि हम कहेंगे मध्यकालीन भारत में, अगर कोई ठीक ठाक थोड़ा बादशाह था मुगलों में तो केवल यही हुमायूं था, मेरा अपनी अकॉर्डिंग है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई सही राजा नहीं हुआ है। बाकी सब लालची और मक्कार राजा थे, केवल यही था जो लालच कम था इसके अंदर, लेकिन अपने परिवार के प्रति इसके लिए सहानुभूति सबसे ज़्यादा थी, और यही इसकी हार का सबसे बड़े कारण बनती है। अपने राज्य को 5 भागों में बांटना शायद यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके भाई बहुत मक्कार होते हैं तथा महत्वाकांक्षी होते हैं। उन्हें राज्य लेने के बाद में इसके ही खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। हुमायूं के भाई मुख्य रूप से कामरान के महत्वाकांक्षी होने के कारण अफगानों के सामने हुमायूं कमजोर पड़ गया। चलिए अब आगे हुमायूं के जो सैन्य अभियान है उनको देखते हैं। हुमायूं के सैन्य अभियान, पहला अभियान इसका होता है कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी में। राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान यही होता है। इस समय कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव थे। 1 महीना तक घेरा डालने के बाद जब हुमायूं कालिंजर के किले पर ना जीत सका तो उसने संधि कर ली। जो राजा प्रताप रुद्रदेव थे उनसे संधि कर लेता है। अगला है दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। कालिंजर अभियान के दौरान हुमायूं को खबर मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। जब जैसे कालिंजर अभियान के दौरान उसे पता लगता है हुमायूं को महमूद लोदी फिर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, मतलब बिहार से बढ़ रही है, जौनपुर के मतलब उसकी सीमा में दाखिल हो रहा है, तुरंत ये क्या करता है अभियान के लिए निकल देता है दोहरिया युद्ध के लिए। हुमायूं प्रताप रुद्रदेव से बहुत सारा धन लेकर जौनपुर की ओर निकल पड़ता है। वो जौनपुर की ओर वहां से कालिंजर से निकलता है, लेकिन क्या होता है वो भी जौनपुर से काफी आगे निकल आता है, तो लखनऊ के पास में अब युद्ध होगा। यह युद्ध लखनऊ के पास सई नदी के किनारे हुआ। जौनपुर से निकलकर वो लखनऊ तक आ गया था महमूद लोदी, तो वहीं पर ये युद्ध होता है। दोहरिया में हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप महमूद लोदी हार गया। महमूद लोदी हार जाता है, फिर महमूद लोदी वापस चला जाता है और हुमायूं अपना राज्य करने लगता है। अगला है चुनार घेरा प्रथम, ये 1532 में ये भी होता है। चुनार का घेरा शेर खां के अधीन था। जब वहां तक आता है तो ये सोचता है कुछ यहाँ भी ले लिया जाए। हुमायूं 4 महीने तक हुमायूं के किले के घेरा डाले रहा। बाद में शेर खां ने संधि कर ली। जब शेर खां ने सोचा कि यहाँ पे अब कुछ निकलने वाला नहीं, उसकी भी जो राशन पानी था सब खत्म होने लगा, तो उसने हुमायूं से संधि कर लेता है। चलिए अब आगे और इसके अभियानों को देखते हैं। अगला है गुजरात अभियान 1534 से 1535 ईस्वी में। इस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह मालवा पर अधिकार कर लेता है। जो मालवा क्षेत्र होता है वहां पर अधिकार कर लेता है।
बहादुर शाह ने चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य पर 1534 में आक्रमण कर दिया। ये अपना महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने के लिए पहले मालवा पर अधिकार करता है, उसके बाद चित्तौड़ पर अधिकार कर देता है। जो राजा विक्रमादित्य होते हैं राणा सांगा के पुत्र, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और किले को घेर लेता है। चित्तौड़ की राजमाता कर्णावती, राणा सांगा की विधवा और विक्रमादित्य की माता जो कर्णावती होती हैं, ने हुमायूं को चित्तौड़ की रक्षा हेतु राखी भेजी। जो हुमायूं को राखी ये कर्णावती भेजती हैं कि आप चित्तौड़ की रक्षा करें, लेकिन हुमायूं क्या करता है, उसे इग्नोर कर देता है। पहले हुमायूं ने नजरअंदाज किया, परंतु बाद में मालवा हेतु बहादुर शाह पर 1535-36 में आक्रमण किया। वो देखता है कि मालवा पर अधिकार कर लिया है और ये हो सकता है दिल्ली की तरफ भी बढ़े, तो ये अपने फायदे के लिए लड़ने जाता है, ना कि जो चित्तौड़ की रानी कर्णावती होती हैं उनकी तरफ से लड़ने जाता है। बहादुर शाह युद्ध में पराजित हुआ और भागकर मांडू चला गया। बहादुर शाह युद्ध में हार जाता है और भाग जाता है। हुमायूं का मालवा और गुजरात पर अधिकार हो गया। अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ये अपने भाइयों से बहुत लगाव रखता है तथा उसे फिर अस्करी पे उसे विश्वास रहता है और अस्करी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। बाद में बहादुर शाह की मृत्यु समुद्र में डूबने से हो गई, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पुर्तगालियों ने इसे डुबोकर मार दिया। हमने पढ़ा था ना पीछे जब हम पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य, तो पुर्तगाली आ चुके थे वहां पे गुजरात तट पे और उधर गोवा तट पे, तो ऐसा माना जाता है कि पुर्तगालियों ने ही इसे डुबोकर वहां पे मार दिया था। चलिए अब आगे इसके और अभियानों को देखते हैं। चुनार अभियान, चुनार पे पहले एक बार भी हमला कर चुका था, अब ये चुनार पे दूसरी बार हमला करता है 1537 ईस्वी में। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया, तो बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से मदद मांगी, परंतु हुमायूं ने कोई मदद न करके खुद चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया। ये जो महमूद शाह होता है उसकी मदद नहीं करता है और सोचता है कि शेर शाह चला गया बंगाल, अब जो किला है चुनार का वो हम कब्जा कर लेते हैं। चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया और इसे 6 महीने बाद जीत लिया। चुनार के बाद हुमायूं बंगाल के कुछ भागों पर अधिकार कर लेता है और वापस दिल्ली लौटने लगता है। अब ये क्या करता है, चुनार के बाद दिल्ली पर उसमें बंगाल पे थोड़ा आक्रमण करके कुछ हिस्से कब्जा लेता है और फिर सोचता है अब दिल्ली की ओर रवाना हुआ जाए। अब होता है चौसा का युद्ध 1539 में। दिल्ली लौटते हुए रास्ते में शेर खान ने हुमायूं पर हमला बोल दिया। जब ये दिल्ली वापस लौट रहा था तो हुमायूं का इसने किला कब्जा लिया था, तो हुमायूं तो वापस इस पे अटैक करता है, लेकिन इस टाइम अब हुमायूं की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उसे यहाँ के माहौल के बारे में पता नहीं था, बरसात और बाढ़ के बारे में, और शेर खान यहाँ का रहने वाला था तो उसे बाढ़ और उसकी हर स्थिति के बारे में पता था और हुमायूं के लिए यही हार का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तेज बरसात व बाढ़ में हुमायूं की सेना गंगा व कर्मनाशा नदियों में डूब गई और हुमायूं भी गंगा में कूद गया। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं भी गंगा में कूद जाता है। हुमायूं की जान एक निजाम नामक भिश्ती ने बचाई। हुमायूं की जान एक निजाम नामक भिश्ती बचाता है। शेर खान इस युद्ध में विजयी रहा और विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि धारण किया। पहले फरीद नाम होता है, फरीद से शेर खां बनता है और शेर खां से अब ये शेर शाह बन जाता है। अगले वीडियो में हम जब सूरवंश पढ़ेंगे तब इसमें शेर शाह का वर्णन हम पढ़ेंगे। अगला होता है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण है कन्नौज का युद्ध, ये बहुत बार पूछा जाता है। यह एक निर्णायक युद्ध था। इसे बिलग्राम का युद्ध और गंगा युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिलग्राम और कन्नौज गंगा घाटी के दोनों आसपास क्षेत्र हैं। एक तरफ कन्नौज है, एक तरफ बिलग्राम है, तो यहीं पर यह युद्ध होता है वर्तमान स्थिति में, और यहीं पर ये युद्ध दोनों के बीच में होता है और ये निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और दिल्ली आगरा से अपना अधिकार खो बैठता है, क्योंकि इसमें हुमायूं पराजित होता है और भाग खड़ा होता है और शेर शाह अब दिल्ली पर कब्जा करेगा। यहाँ से जान बचाकर वह सिंध भाग जाता है। हुमायूं अपनी जान बचाता है और सिंध पंजाब की तरफ भाग जाता है। चलिए अब आगे के और युद्धों को देखते हैं हुमायूं के। अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में।
15 साल का निर्वासन काटने के बाद में 1555 में पुनः मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं करता है। अभी निर्वासन, जो हुमायूं निर्वासन के टाइम में जो क्रियाएं करेगा उसको अभी हम आगे देखेंगे। मच्छीवाड़ा का युद्ध, यह युद्ध सतलुज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा में हुआ। ये सतलुज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक एक स्थान है, वहां पर ये युद्ध होता है। हुमायूं ने पहले लाहौर पर कब्जा किया, उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। पहले ये लाहौर पर कब्जा करता है, उसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। अफगान शासक इब्राहिम सूर के सरदार नसीब खां और हुमायूं के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा और संपूर्ण पंजाब पर उसका अधिकार हो जाता है। अब पंजाब क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाता है। अब लास्ट लड़ाई होती है सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। अफगान सेनापति सिकंदर सूर और हुमायूं के सेनापति बैरम खां के मध्य ये युद्ध होता है। सिकंदर सूर हारा और हुमायूं पुनः 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। राजा बनने के बाद हुमायूं ने निजाम बिश्ती को एक दिन के लिए राजा बनाया और निजाम बिश्ती ने चमड़े का सिक्का जारी किया। इसी वजह से तो हुमायूं बहुत दरिया दिल इंसान कहा जाता है, क्योंकि वो किसी की चीज को, किसी के एहसान को कभी नहीं भूलता है और अपना धर्म बराबर याद रखता है। निजाम जिसने उसकी एक बार जान बचाई थी तो उसे एक दिन के लिए राजा बनाता है और वो निजाम इसी खुशी में अपना चमड़े का सिक्का जारी करता है। जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक भवन में स्थित शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ये हुमायूं मरा भी तो आसान मौत मरा, सीढ़ियों से गिरा और तुरंत मर जाता है। इसकी मृत्यु पर लेनपुल नामक इतिहासकार लिखता है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, पर वो इतना अभागा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर मर गया। लेनपुल लिखते हैं कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वो अभागा था, जिंदगी भर लुढ़कता रहा, मतलब परेशान रहा, इधर से उधर दौड़ता रहा और बाद में जब मरा भी तो सीढ़ियों से लुढ़क कर मर जाता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। हुमायूं का निर्वासन काल 1540 से 1555 ईस्वी तक का, ये 15 साल का निर्वासन रहता है। इस समय सूरवंश भारत पर राज करेगा। सूरवंश हम अगले वीडियो में देखेंगे। कन्नौज का युद्ध हार जाने के बाद हुमायूं सिंध भाग गया और वहां 1541 में शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से विवाह कर लेता है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी मानता है कि हुमायूं ने अकबर का जन्म ज्योतिषियों की देखरेख में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का जन्म कुछ समय पहले होना था, परंतु ज्योतिषियों ने बताया यह समय खराब है, तो हमीदा बानो बेहोश हो जाती हैं कुछ प्रसव पीड़ा के कारण, और उसके जब तक शुभ समय नहीं आता है तब तक अकबर का जन्म नहीं होता है। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया। यहाँ के शासक तहमाश से मदद ली। इसी समय इसका एक पुराना सैनिक बैरम खां मिलता है। जो बैरम खां होता है वो इसी युद्ध से पहले मिलता है। 1543 के आसपास ही बैरम खां इससे मिलता जाके है। तहमाश की सेना और बैरम खां की मदद से 1545 में अपने भाइयों से काबुल और कांधार जीत लेता है। ये 1545 ईस्वी में काबुल और कांधार ले लेता है। इसके बाद लगभग 1550 ईस्वी तक ये संघर्ष चलता रहता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं हुमायूं से जुड़े। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रेम हुमायूं को करती थी। जो इसकी बहन थी, इसके और 4 भाई थे गुलबदन बेगम के, लेकिन ये हुमायूं को सबसे अधिक प्रेम करती थी। हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा पुस्तक इसी ने लिखी है। प्रेम के कारण वो हुमायूं के ऊपर हुमायूं की पूरी जीवनी हुमायूं नामा में लिखती है। उसमें हुमायूं को बहुत उदार, सहनशील और अच्छा बताया गया है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी हुमायूं की कमजोरी थी। हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन के हिसाब से वस्त्र पहनता था। जो हुमायूं था वो जिस दिन जौन सा होता था उसी हिसाब से वस्त्र मानता था। ये ज्योतिषी को बहुत ज्यादा मानता था। जैसे गुरुवार होगा तो पीले कपड़े पहनेगा, सोमवार होगा तो श्वेत वस्त्र पहनेगा, शनिवार होगा तो नीले या काले वस्त्र पहनता था। इस तरीके से ये वस्त्रों को पहनता था।
जन्म अकबर का जन्म भी ज्योतिषियों की देखरेख में करवाया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो अकबर का जन्म होता है वो ज्योतिषियों के देखरेख में शुभ मुहूर्त में करवाता है और उसका फल भी उसे मिलता है, जिसके कारण अकबर बहुत समय तक राज करता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका वास्तुकार मिर्जा घियास है। जो मिर्जा घियास है वो इसके वास्तुकार हैं। हमें पीछे देखा था जो हुमायूं का मकबरा है, ये रहा हुमायूं का मकबरा, आप देख सकते हैं चित्र में। ये हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में स्थित है। इसका जो वास्तु बनाया है वो मिर्जा घियास ने बनाया है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम शेरशाह सूरी का सूरवंश देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।